चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना की जिसने देश को सच में हिलाकर रख दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरी कहानी और इसके असर पर एक गहरी नज़र डालने में मदद करती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या तो थी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे तार थे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के, श्रीलंका के गृह युद्ध के और हाँ, भारत की विदेश नीति के भी। तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ और इसके मायने क्या थे। सही, परत दर परत खोलते हैं इसे। हाँ, क्योंकि 21 मई 1991 वो रात तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में जो हुआ वो अविश्वसनीय था। एक चुनावी रैली थी। हाँ, माहौल पूरा चुनावी था, भीड़ थी और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। और पता चला कि धनु नाम की एक महिला जो फूलों का हार लेकर आगे बढ़ी थी, हाँ, वो असल में एक आत्मघाती हमलावर थी। राजीव गांधी के बिल्कुल करीब पहुंचे और खुद को उड़ा लिया। भारत में शायद ये पहला इतना बड़ा आत्मघाती हमला था और निशाना पूर्व प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल, इसने सबको चौंका दिया था और जांच की सुई सीधे सीधे घूमी श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी गुट LTTE की तरफ। LTT यानी वेलुपिल्ली प्रभाकरन का संगठन। हाँ वही, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ये लोग श्रीलंका में एक अलग देश तमिल ईलम बनाना चाहते थे। पर एक भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री से इनकी क्या दुश्मनी हो सकती थी? मतलब क्यों? इसकी जड़ें थोड़ी पीछे जाती हैं 1987 के भारत श्रीलंका समझौते तक। अच्छा, वो समझौता जिसके तहत राजीव गांधी ने IPKF भेजी थी। बिल्कुल, भारतीय शांति सेना यानी IPKF उसे श्रीलंका भेजा गया था। कहने को तो मकसद था गृह युद्ध शांत कराना, तमिल लड़ाकों से हथियार वापस लेना। लेकिन LTT ने इसे अलग तरह से देखा। हाँ, LTTE को लगा कि भारत ने उनके साथ धोखा किया है। उन्हें लगा कि भारत श्रीलंकाई सरकार का साथ दे रहा है और IPKF उनके ही लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो जो शांति सेना थी वो उनके लिए दुश्मन बन गई, बल्कि उन्हें कुचलने आई है। और इसी कथित धोखे का बदला लेने की बात सामने आई। ये हत्या एक बदले की कार्रवाई मानी गई। मतलब ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, इसके पीछे बुरी साजिश थी। पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश। LTTE ने भारत में जो उनका नेटवर्क था, जो उनके समर्थक थे, स्थानीय लोग, हाँ स्थानीय समर्थक, उनकी मदद ली। धनु को खास तौर पर इस आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया गया। और जगह चुनी गई श्री पेरम्बदूर की रैली। बिल्कुल, और तरीका फूलों के हार में विस्फोटक छिपाना, सब कुछ बहुत बहुत बारीकी से प्लान किया गया था। इस हमले के बाद तो देश में जैसे भूचाल आ गया होगा, फिर लंबी जांच चली होगी। हाँ जाहिर है, CBI और SIT मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इन बड़ी एजेंसियों ने कमान संभाली। बहुत बड़ी जांच रही होगी ये। हाँ, काफी बड़ी और जटिल जांच थी। कुल 26 लोगों को आरोपी बनाया गया था इसमें। 26 लोग? और फिर मुकदमा चला लंबा, बहुत लंबा, निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक। आखिरकार 7 लोगों को दोषी पाया गया, जिनमें पेरारीवलन, नलिनी, मुरुगन, संतन, ये कुछ मुख्य नाम थे। नलिनी का केस काफी चर्चा में रहा था। उनकी फांसी की सजा को बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। हाँ सही कहा, मानवीय आधार पर, क्योंकि उन्होंने जेल में ही एक बेटी को जन्म दिया था, तो उनकी सजा कम कर दी गई। और फिर कई सालों बाद, बल्कि दशकों बाद, एक और बड़ा मोड़ आया। बिल्कुल, करीब 30 साल से ज्यादा का समय बीत गया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले पेरारीवलन को रिहा किया और फिर बाकी बचे दोषियों को भी। हाँ, नवंबर 2022 में बाकी 6 दोषियों को भी रिहा करने का आदेश दे दिया। कारण बताया गया उनका लंबा कारावास और जेल में अच्छा आचरण वगैरह। 30 साल से ज्यादा जेल में रहना और फिर रिहाई, ये अपने आप में कई मुश्किल सवाल खड़े करता है, न्याय को लेकर, सजा की अवधि को लेकर। निश्चित रूप से ये बहस आज भी जारी है। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो इस पूरी घटना का असर बहुत गहरा और दूर तक फैला। जैसे देखिए, इसने भारत को पहली बार इस तरह के आत्मघाती आतंकवाद के भयानक रूप से रूबरू कराया, सीधे प्रधानमंत्री स्तर पर। हाँ, ये बात तो है। और हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां भी सामने आ गईं। बिल्कुल, VIP सुरक्षा को लेकर सवाल उठे और भारत श्रीलंका संबंधों पर तो असर पड़ना ही था। रिश्ते खराब हुए होंगे। हाँ, तनावपूर्ण हो गए। साथ ही भारत की जो अंदरूनी राजनीति है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमारी सोच है, वो हमेशा के लिए बदल गई। सुरक्षा नीतियां, प्रोटोकॉल सब सख्त हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। VIP सुरक्षा के नियम बहुत कड़े कर दिए गए। तो कुल मिलाकर देखें, LTTE का गुस्सा,
एक बहुत बारीकी से बुनी गई साजिश और शायद कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई चूक, इन सब ने मिलकर उस भयानक त्रासदी को अंजाम दिया। हाँ, और फिर दशकों तक एक लंबी जटिल कानूनी प्रक्रिया चली जिसका अंत उन दोषियों की रिहाई के रूप में हुआ। और अंत में ये सोचने वाली बात रह जाती है कि कैसे 3 दशक से ज्यादा पुरानी एक घटना, हाँ, जो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, आतंकवाद और विदेश नीति से जुड़ी थी, वो आज भी इतनी प्रासंगिक है। बिल्कुल, खासकर जब हम दोषियों की रिहाई के बाद की बहसों को देखते हैं, न्याय पर बहस, मानवाधिकारों पर, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर। ये दिखाता है कि इतिहास के कुछ अध्याय वो शायद कभी पूरी तरह बंद नहीं होते, उनकी गूंज रह जाती है।